हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। मेरे पास है सीबीएसई क्लास 10 का आज का साइंस का पेपर। ये है सेट नंबर 3 ऑफ 31 5/3 यहाँ लिखा हुआ है। ये सेट है मेरे पास में। और चलो हम आज इस पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं और साथ ही उनके आंसर्स भी देखते हैं। तो सेक्शन ए एमसीक्यू सब नंबर 1 है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। पहला है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ये भी करेक्ट है। नंबर 3 लो टेम्परेचर। नंबर 4 प्रेजेंस ऑफ हाई फी। तो क्योंकि इन 1 और 2 करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 1 एंड 2। फिर आता है नंबर 2, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज। नंबर ए, इट इज़ अ डिस्क embedded in the uterine wall, that is correct statement. Number B, it contains villi on the embryo side of the tissue, ये भी correct है. Number C, it has a very small surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo, ये wrong है. villi होने के कारण surface area बढ़ जाता है तो इसका large surface area है. Number D है, the embryo gets nutrition from the mother's blood through it, ये भी correct option है. तो clearly option number C incorrect statement है, तो C यहाँ पे आप टिक करेंगे. ना आते नंबर 3 में लिखा है एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। तो फेनोफ्थलीन जो कलरलेस है उसको पिंक करता है कोई बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि ए जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। व्हेन अनदर एक्वा सॉल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक सॉल्यूशन द पिंक कलर डिसअपियर्स, यानी कि बी जो है वो एसिड है। एंड नाउ व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए आर एडेड टू दिस रिएक्शन द मिक्सचर अपीयर्स पिंक अगेन। द रेस्पेक्टिव चेंजेस इन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आर फ्रॉम, पहले सॉल्यूशन बेसिक था क्योंकि ए जो है वो फेनोफ्थलीन को पिंक कर देता है, तो पहला बेसिक होगा, फिर एसिडिक हुआ और फिर वापस बेसिक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. Now number 4, the correct sequence of events when someone's hand touches a hot object unconsciously, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का इवेंट्स बता रहे हैं. तो रिसेप्टर्स इन स्किन, हाँ ये तो फर्स्ट होगा ही. रिसेप्टर इन स्किन के बाद में सेंसरी न्यूरॉन होता है, यानी सी डी में से एक है. सेंसरी के बाद रिले आता है, फिर मोटर आता है, फिर इफेक्टर मसल आता है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 5 लिखा है, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी रेस्पेक्टिवली. ये हम आराम से बैलेंस करके इसको देख सकते हैं. एक्स वाई जेड जब बैलेंस करोगे तो यहाँ एक्स की जगह आएगा 2, वाई की जगह आएगा 2 और जेड की जगह आएगा 4. इसका मतलब 2 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट में आते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके एक बनाए. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, ए बी और सी क्लियरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो चीज़ें मिलके एक बना रही है. सिर्फ नंबर डी में ही हमको दिख रहा है कि कंबाइन कर रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, क्योंकि एक की जगह दो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो ऑब्वियसली यही है, या और ये रेडॉक्स तो हो ही रहा है. Fe2O3 Fe में चेंज हो गया, ये रिडक्शन है. और CO जो है वो CO2 में हो गया, ये ऑक्सीडेशन है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा. नंबर 7 में आते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर. द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl. नाउ NaCl कैसे बना है? सोडियम जो आया है Na वो आया है NaOH से, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. Cl जो आया है वो आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इसका मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट बने, वो न्यूट्रल होता है. इस और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसका pH जो होगा वो 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. ना आते नंबर 8 में लिखा है, मेटल X इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस. व्हेन X इज हीटेड विथ oxygen it gives an oxide Y which is amphoteric in nature. X and Y respectively are. देखो एक मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, एल्यूमिनियम होगा, और एक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक इन नेचर है वो एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है. ना आते हैं नेक्स्ट में, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस in plants is known as A. transpiration, B. evaporation, C. conduction and D. translocation. देखो जो कंडक्शन होता है वो
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट तो रिएक्शन के बाद बनते हैं, यानी कि ये फूड, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की बात हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नाउ आते हैं नंबर 10 में, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे नोज में होते हैं, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। Number 11, which one of the following is not a natural ecosystem? Pond ecosystem, grassland ecosystem, forest ecosystem and cropland ecosystem. इसमें cropland ecosystem natural नहीं है, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिए हुए लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द डायग्राम। तो ये हम देख रहे हैं लेफ्ट से राइट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है पैरेलल लाइंस। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन एंटर एज शोन। इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड पॉजिट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमको बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्सेज। अब देखो हमको करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड जब जा रहा हो कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे कहाँ फोर्स लगता है ये हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं। अब ये हमको पॉजिट्रॉन का तो नहीं मालूम, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हम इलेक्ट्रिक करंट को मानेंगे कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अब हम अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो अगर हम इसको सेट करें कि हमारा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कर रहा है, हमारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है जहां हमने अभी किया, तो हम देखेंगे हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड शो कर रहा है, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर शो कर रहा है। और जो करंट में शो करेगा वही पॉजिट्रॉन में भी शो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपोजिट होते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन दे देंगे, या हमको ये क्लियर नहीं होगा कि ये कहाँ से करें। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा जो बिल्कुल बेसिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस be affected if the upper half of the lens is wrapped with a black paper. Number A, the size of the image form will be 1/2 of the size of the image due to complete lens. नहीं, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी फॉर्म, नहीं बनेगा क्योंकि आधा लेंस तो दिख ही रहा है। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर डी दिया द लोअर हाफ ऑफ द इन्वर्टेड इमेज विल नॉट बी फॉर्म, नहीं ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट में। द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। रेनबो में पहले ऑप्शन दिया रिफ्रैक्शन होता है, हाँ पहले रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट में, फिर रिफ्लेक्शन होता है, नहीं ये रॉन्ग है। रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद में रिफ्रैक्शन होते से ही वाइट लाइट का डिस्पर्जन होगा, तो वो 7 अपने कलर्स में आ जाएगी। यानी पहले रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्जन, ये हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी और डी है। तो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन होता है और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन होकर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 15 में। द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिनिमम उसका होगा जिसकी स्पीड सबसे तेज होगी ग्लास में, तो दैट इज़ ए। इसका वेवलेंथ बड़ा है तो इसका स्पीड भी ज़्यादा है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। नेक्स्ट है द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड बने वो एक सॉलिनॉइड में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजन वाले पार्ट में। तो नंबर 17 दिया है, असर्शन में दिया है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। तो हाँ ये करेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट हायर से लोअर जाता है और इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर से हायर जाएगा। असर्शन तो करेक्ट है। रीजन दिया है कि अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। हाँ ये करेक्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट ये रीजन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने का। इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव हो रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इसलिए वो हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये रीज़न रॉन्ग है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे कि दोनों ही करेक्ट है, बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट में आते हैं, असर्शन दिया है सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। हाँ ये करेक्ट है, जैसे कि ऑलिव ऑयल ये हेल्दी है, वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं। रीज़न दिया है वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, ये भी करेक्ट है। वेजिटेबल घी जो होता है वो हेल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। तो ये असर्शन रीज़न करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। आते हैं नंबर 19 में, लिखा है सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। नो दिस इज रॉन्ग। एंड नंबर मतलब रीज़न में दिया है विमेन हैव XX सेक्स क्रोमोसोम। हाँ रीज़न राइट है लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी कि असर्शन फॉल्स है, रीज़न करेक्ट है। ना आते हैं नंबर 20 में, ग्रीन प्लांट्स ट्रैप ओनली 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, ये करेक्ट है। और रीज़न दिया है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन। हाँ ये राइट है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वही 1% देते हैं, बाकी तो सारे 10% जो है वो उनको ट्रैप करते हैं। तो ए जो है इसका ऑप्शन लिखोगे। ओके नाउ आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, व्हाई? बिकॉज द मस्कुलर सेल्स स्टार्ट्स डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाउ इज दिस रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल सेल्स बनाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो कि क्रैम्प्स देते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकलता है। राइट ये डिफरेंस हम लिख देंगे। और में दिया है राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ, बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और स्टेट इट्स 2 फंक्शन। तो एक फंक्शन दे सकते हो कि सारे सेल्स को, बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। सेकंड उनके सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेकर के वापस ब्लड को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का थर्ड होमोलॉग क्या हुआ देखो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला है C3H8O और मॉलिक्यूलर मास में 12 × 3 ये कार्बन का हो गया, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 × 8 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया। इनको ऐड कर देते हैं 36, 8 और 16 यानी टोटल 60। तो 60 U जो है ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। और नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल चेंजेस एज वन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर होमोलॉग। जब लोअर टू हायर जाता है तो मास ज़्यादा होते जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका पहला पार्ट में लिखा है कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। कॉपर को जब हीट करते हैं मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। केमिकल इक्वेशन लिखने बोल रहा है तो वो मैं भी लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है और का राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स व्हेन द aqueous solutions of barium chloride and sodium sulfate react together. Write the symbols of the ions present in the compound precipitated in the reaction. तो चलो मैं ये रिएक्शन लिख देती हूँ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो ये होगा रिएक्शन बेरियम क्लोराइड Na2SO4 का रिएक्शन होने से बना बेरियम सल्फेट एंड NaCl। इसमें प्रेसिपिटेट जो हुआ उसके आयंस बताने सिंबल। तो प्रेसिपिटेट जो हुआ वो था बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के सिंबल जो एक होगा बेरियम जो है 2+ और सल्फेट इसकी वैलेंसी 2- है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है आइडेंटिफाई द ऑर्गन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म एनकाउंटर्स द एग सेल। स्पर्म एग को एनकाउंटर करता है ओविडक्ट में, तो ओविडक्ट इज द आंसर। फिर लिखा है व्हाट विल हैपन इफ इट इज ब्लॉक्ड। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस or the fusion of sperm and egg will not take place. And name the technique by which it can be blocked. तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3, यानी कि 3 टाइम्स बड़ा इमेज बन जाता है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दिया है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मिरर। देखो 3 टाइम्स बड़ा बन रहा है और +3 है मतलब कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये वर्चुअल इमेज बने और बड़ा भी हो इसका मतलब कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है।
फिर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज एक ही पोजीशन में होती है, दैट इज मिरर के पोल और फोकस के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड अदर देन द साइज एंड द मैग्निफिकेशन, तो 2 प्रॉपर्टीज में एक हो गया वर्चुअल, दूसरा हो गया इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विच लाइट्स फॉर 2 hours, कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। चार्ज जो होता है वो कॉलम में होता है, करंट और टाइम दिया हुआ है। करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला होगा करंट इनटू टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई मतलब करंट हो गया, टाइम टी हो गया, और ये सेकंड में रहेगा, तो करंट तो ठीक है 0.5 एम्पियर है, इंटू 2 hours है, 2 hours को हम सेकंड में कर देते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 या 3600 कर दो, और फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 3600 और कूलम इसका यूनिट दे दोगे, तो 3600 कूलम जो है वो इसका आंसर हो गया। आते हैं सेक्शन सी में, ये जितने भी इसके क्वेश्चन है ये सारे 3 मार्क्स के। तो 27th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द context of electrolysis of water. Number A, why is this reaction or process called a decomposition reaction? सी व्हाट इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक जो कंपाउंड है वो सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है डिफरेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दैट इज OH में टूट रहा है, तो दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है गिविंग रीजन स्टेट वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बिकॉज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, तो जब एनर्जी रिक्वायर होती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है नेम द गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड कैथोड। एनोड में ऑक्सीजन गैस और कैथोड में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड कैथोड। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया, मास रेशियो हम याद रखते हैं 1:8 का होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे एनोड और कैथोड बोल दिया। एनोड में ऑक्सीजन है, कैथोड में हाइड्रोजन है, इसका मतलब मास रेशियो हम 1:8 नहीं 8:1 लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। In a food chain consisting of deer, grass and tiger, if the population of deer decreases, what will happen to the population of organisms belonging to the first and third trophic levels? तो हम फूड चेन के लिए तो लिखेंगे इट इज़ अ लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और फूड वेब हो गया इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट फूड चेन्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और नेक्स्ट के आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज ग्रास का तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं है, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल टाइगर के जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज उनका जो फूड है वो नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए तो इंक्रीज हो गया ग्रास का और थर्ड वाले के लिए पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, ये है ऑक्सिन, AUXIN ऑक्सिन। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। तो ऑक्सिन जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है जिसके कारण कि जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स द सनलाइट होती है। जैसे ये शेडी पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द शेडी पार्ट, सो द शेडी पार्ट विल इंक्रीज सो दैट द प्लांट विल ऑटोमेटिकली बेंड टूवर्ड्स द लाइट साइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 30, नेम द ओर ऑफ मर्क्यूरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज़ फाउंड इन नेचर। तो ओर ऑफ मर्क्यूरी है सिनेमा और उसका फॉर्म जो है वो सल्फाइड का फॉर्म होता है बिकॉज उसका फॉर्मूला HgS है। फिर है राइट द केमिकल इक्वेशंस अलॉन्ग विद द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स ओर। तो 2 इक्वेशन हम देंगे, एक तो जब सल्फाइड और मतलब रोस्टिंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, HgS जो है वो O2 से मिलेगा और मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देगा, और फिर ऑक्साइड जो है उसको हीट करेंगे सिर्फ, और हीट करेंगे तो वो मर्क्यूरी बना देगा। और ये दोनों केमिकल इक्वेशंस हम दे देंगे। पहला रोस्टिंग हुआ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर उस मर्क्यूरी का ऑक्साइड को हम हीट करेंगे
300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना पड़ेगा, ये कंडीशन हो गया, तो हमको मिल गया मर्क्यूरी। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी दोनों, विथ प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स, ये स्मॉल टी हैं, एंड ऑब्टेन्ड F1 progeny. When the plants of F1 progeny were self-pollinated, plants of F2 progeny were obtained. ओके, मतलब दोनों ही प्योर हैं फॉर्म, और उनका हम क्रॉस करते हैं तो F1 progeny मिलता है, तो वो सारे ही जो F1 progeny वाला जो होगा वो टी वाला ये फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब नंबर ए पूछ रहा है व्हाट डिड द प्लांट्स ऑफ F1 progeny लुक लाइक, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दिखने में कैसे लगेंगे, टॉल। गिव देयर जीन कॉम्बिनेशन, जीन कॉम्बिनेशन में हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल। नंबर भी बोल रहा है वाई कुड द जीन फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स ऑफ F1 progeny. F1 progeny में इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज जो कैरेक्टर ट्रेट्स है टॉल और ड्वार्फ में, उसमें टॉल जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो शॉर्ट या जो ड्वार्फ होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। और मेंडल का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि डोमिनेंट जो होता है वही दिखता है, एंड दैट इज़ वाई जो शॉर्टनेस वाले जो प्रोजेनी होते हैं वो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेनली मेंडल का फर्स्ट लॉ रहा इसमें। नंबर सी है राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 progeny एंड स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो जो रेशियो होगा उसमें हम दोनों रेशियो लिखेंगे, जो फेनोटिपिक रेशियो है वो होगा 3:1, 3:1, और जो जेनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, और इसी को हमको कंक्लूजन में क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि दिखने में 3 टॉल और 1 ड्वार्फ होगा, लेकिन जीन्स वाइज देखा जाए जेनेटिक मेकअप में तो 1 प्योर टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और 1 प्योर ड्वार्फ होगा। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है अ 2000 watt heater has a resistance of about 25 ohm whereas a 100 watt bulb has a resistance of 500 ohm. When 200 volt is applied on these, then which of the two number A can carry large currents? सी इसमें हीटर के लिए हम P = VI वाला फॉर्मूला यूज़ करें अगर, तो I मतलब करंट क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा P/V। P/V का मतलब क्या हुआ, 2000 डिवाइडेड बाई 220, यानी कि आंसर अराउंड आया 9.09 एम्पियर, ठीक है। ये तो हुआ हीटर का। अब हम आते हैं बल्ब वाले पार्ट में। तो बल्ब में I = वही P/V करते हैं, तो पावर इसका है 100 और V 220 है, तो इसका आंसर तो आ रहा है 0.45 एम्पियर। तो करंट रेटिंग जो है वो हीटर की ज़्यादा है, तो नंबर ए विच कैन कैरी लार्ज करंट, सो हीटर। नंबर बी मे बी यूज विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग 1 एम्पियर रेटिंग, 1 एम्पियर की रेटिंग क्लियरली दिख रहा है, बल्ब वाला ही कैरी कर सकता है, तो बल्ब को यूज़ करना पड़ेगा। और नंबर सी बोल रहा है विल बी फिटेड विथ अ 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नॉट विथ अ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ में हम हीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9 एम्पियर तक का करंट तो वो लेता है, उसके थ्रू जा सकता है। 5 एम्पियर तक का इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर हम उसको रखेंगे तो हीटर को सप्लाई पूरी नहीं पड़ेगी, राइट, यही जस्टिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 33, लिखा है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, नाउ नंबर 1 बोल रहा है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम स्टेटिंग द पार्ट ऑफ द आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। देखो डिफेक्ट ऑफ द विजन, क्योंकि ये बाहर बन रहा है तो इसका मतलब कि पास का देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। जब नियर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो पास की देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, या फिर इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं। और बोल रहा है पार्ट ऑफ द आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, तो मेन पार्ट ऑफ द आई विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन तो जो लेंस है वो हो गया, बिकॉज लेंस ही जो है वो प्रॉपर्ली नियर ऑब्जेक्ट को रिफ्रैक्ट नहीं कर पा रहे। एंड लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, तो एक बोल सकते हैं कि आई बॉल इज़ टू शॉर्ट or the focal length of the eye lens is too long. Next है number 3, name the type of lens used to correct this defect and state its role in this case. तो हम जो इमेज है उसको पीछे लाने की, मतलब रेटिना पे लगाने की कोशिश करें तो हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करेंगे ऑफ करेक्ट पावर।
और इसका रोल यही होता है कि ये और कन्वर्ज कर देता है रेज को, जो एक्चुअल आई लेंस है उसमें कन्वर्ज होने से पहले एक बार कन्वर्ज रेज ही आती है। तो इस बार जो रेज होंगी जो हमारी आई की लेंस से जब कन्वर्ज होंगी तो वो एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगी। यही हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस जो हम पहनते हैं ऊपर से अलग से, उसका यही रोल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, स्टेट इट्स कॉज। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट हो गया स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज डिस्पर्जन, जब ये रिफ्रैक्शन के टाइम होता है या जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जा रही होती है। और इसका कॉज भी यही है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है तो डिफरेंट मीडियम में जो वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उन कलर्स का अलग स्पीड होता है, अलग वेवलेंथ होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो कम डेविएट करेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो ज़्यादा डेविएट करेगा, और इसी कारण से वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दैट इज़ द कॉज की मेन कॉज क्या है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है अलग कलर्स की। और ड्रॉ डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। आई होप तुम लोगों ने ये बनाया होगा। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट जो होता है वो प्रॉपर्ली बनाना है कि, और जब प्रिज्म के बाहर में जो स्पेक्ट्रम बन रहा है बैंड ऑफ 7 कलर्स वो सारा बनाना है। नाउ कमिंग टू सेक्शन डी, लिखा है डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बहुत ईजी है ये, कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक बॉटल फ्लास्क है उसमें हम एक प्लांट को रखें इस तरीके से कि उसका एक पार्ट जो है, मतलब समझ लो एक लीफ जो है वो उस फ्लास्क में जा रहा है, बाकी का पार्ट बाहर ही है। और वैसे ही एक और दूसरा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रखते हैं, जो कंट्रोल वाला होगा उसमें हम ये देखेंगे कि KOH का सॉल्यूशन डाला हुआ रहेगा। KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है पूरा। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में अब कुछ 3-4 घंटा के बाद में, 3-4 घंटा जनरली सनलाइट में रखा जाता है, उसके बाद में हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जहाँ KOH के सॉल्यूशन में था वो लीफ, वहाँ ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है कलर, यानी कि वहाँ पे फूड नहीं बना, और जहाँ पे नॉर्मली रखा गया था विदाउट KOH वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हुआ और वहाँ ब्लू ब्लैक हो गया लीफ, यानी फूड बन गया। यही ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल। नाउ नेक्स्ट है और वाला, एक सी लाइम वाटर है, ऊपर सिरिंज दिया है, दूसरे साइड में लाइम वाटर है और एक ब्लो कर रहा है। अभी लिखा है इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन अबव इन डायग्राम 1 एटमॉस्फेरिक एयर इज बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर से अंदर एयर जा रही है विद अ सिरिंज, और डायग्राम 2 में एयर इज बीइंग एक्सेल्ड इनटू लाइम वाटर। ठीक है, फूंक मार के अंदर एयर डाल रहे हैं। द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इज डिफरेंट, गिव रीजन। देखो, टेस्ट ट्यूब 2 में लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जाएगा बिकॉज हमारा जो एक्सेल्ड एयर होता है, ब्रीथ का जो एक्सेल्ड एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इस कारण लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। जबकि एटमॉस्फेरिक एयर में नॉर्मली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो नॉर्मली आ रहा है तो लाइम वाटर बहुत धीरे धीरे मिल्की होगा। ये रीजन हो गया। आते हैं नंबर 2 में, लिखा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल गार्ड सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन इट, मेंशन 2 फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टोमेटा। आई होप तुम लोगों ने बनाया होगा, ये तुम्हारे बुक में भी था, गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट का बहुत क्लियर डायग्राम विथ लेबल्स। एंड 2 फंक्शन परफॉर्म बाय स्टोमेटा। तो पहला फंक्शन तो है कि ये एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बॉडी से, मतलब प्लांट से बाहर निकालता है लीफ के थ्रू, यानी कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। और नंबर 2 ये बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड। Tiny water droplets were observed in the tube after some time. नंबर 1 में बोल रहा है फ्रॉम वेयर डिड दिस वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, एक्सप्लेन। तो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर कहाँ से हुए? बिकॉज ये फेरस सल्फेट जो होता है ये हाइड्रेटेड होता है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम फॉर्मूला भी बता सकते हैं इसका, FeSO4.7H2O, इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। सो कलर चेंज हम देखते हैं ग्रीन से, मतलब लाइट ग्रीन से वाइट हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 क्रिस्टल। अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा 7 होते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल इन फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट।
तो कॉपर सल्फेट का हो गया CuSO4.5H2O और सोडियम कार्बोनेट का हो गया Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, राइट टू यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को जब हीट करते हैं और जब 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ख़त्म हो जाए, इवापरेट हो जाए, तो हेमी हाइड्रेट मतलब कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहे, तो वो कैल्शियम सल्फेट .12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, यानी मेनली हीटिंग करने से, पर पूरा हीट नहीं, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाए। और राइट टू यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो स्टैचूज एंड और बनाने में काम में आते हैं, सेकेंडली फ्रैक्चर्ड बोन और में काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में एन एसिड X प्रेजेंट इन टैमरिंड व्हेन मिक्सड विथ Y प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर Z. Z on addition to a dough when heated makes cakes soft and spongy. Y is prepared from common salt and helps in faster cooking. तो नंबर 1 बोल रहा है राइट द कॉमन नेम्स ऑफ XYZ एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Y। तो कॉमन नेम X का हो गया टार्टरिक एसिड, Y का हो गया बेकिंग सोडा और Z का हो गया बेकिंग पाउडर। और केमिकल फॉर्मूला खाली Y मतलब बेकिंग सोडा का बोल रहा है, तो हम लिखेंगे NaHCO3। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ इज Y प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक्स स्पॉन्जी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो इसके लिए ये 2 रिएक्शन दे सकते हो। देखो पहले मैंने दिया कैसे NaCl से NaHCO3 बन रहा है, ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। और सेकेंड NaHCO3 जब केक सॉल्ट में डाला जाता है और हीटिंग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होने के लिए डो को रेस कर देता है, इसीलिए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है। तो ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट, जब वो हीट होकर के कैसे CO2 निकल रहा है बेकिंग सोडा से, वो पार्ट दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन Y यूज्ड एज एन एंटासिड। तो आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा AlOH थ्राइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा MgOH ट्वाइस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है विच टाइप ऑफ सर्किट्स सीरीज और पैरेलल शुड बी यूज्ड व्हेन यू हैव टू ऑपरेट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन योर हाउस, लिस्ट 2 रीजन फॉर योर आंसर। देखो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमको अपने एक घर में यूज़ करना है तो हम पैरेलल सर्किट यूज़ करेंगे। उसके रीजन्स हम पहला ये बोलेंगे कि अप्लायंसेस, हर एक अप्लायंस की अपनी अलग करंट रेटिंग होती है, तो जब हम अलग अलग मतलब पैरेलल में लगाते हैं तो एक ऐसा नहीं होता कि एक को ज़्यादा करंट मिल गया और दूसरे को कम मिला, सबको अपने हिसाब से वो करंट खींच पाते हैं, ठीक है, यानी कि सबका अपना उन लोग सेम पोटेंशियल में रहते हैं। और नेक्स्ट है कि टू रीज़न बोला था, तो नेक्स्ट है कि एक के ख़राब होने पर कोई या एक के फ्यूज़ होने पर दूसरे गैजेट्स काम करना बंद नहीं करते, जैसा कि सीरीज़ में हो जाता है, तो पैरेलल में ये ईजियर रहता है बहुत। नेक्स्ट ये डायग्राम दिया है, लिख रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमको दिख रहा है कि ये सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, तो पहले तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो हमारे पास में वोल्टेज तो है ही 4.5, तो हम V = IR के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। मेन चीज़ है हमको रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस देखो अभी प्लस से माइनस जाने के तरीके क्या हैं, तो ये मेन जो है ऊपर 6 और नीचे 2 6 ये पैरेलल में है, ठीक है, इनका मैं पैरेलल का सर्किट पहले बना देती हूँ, यानी लेफ्ट वाला 3 और राइट वाला 3 एक बार छोड़ देते हैं। तो ये मेरा RP तो आ रहा है 4 ओम, ठीक है, 4 ओम आया। अब ये 4 ओम है तो लेफ्ट साइड 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो टोटल जो है मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसको हम RS लिख देते हैं। तो वो हो जाएगा पहला 3 ओम, फिर अभी जो आया 4 ओम और फिर से है 3 ओम, यानी कि टोटल में हो गया 10 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। V हमको पता ही है, तो V = IR होता है ओम्स लॉ, यानी कि I कितना होगा, I होगा V/R, दैट इज V हमारा है 4.5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10, यानी कि हमारा आंसर हो गया 0.45 एम्पियर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो।
आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो करंट भी दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो बोल रहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो ये प्रॉपर ग्राफ के थ्रू बनाओगे। मैं सिर्फ इतना सा बता देती हूँ कि वो जो ग्राफ है वो आपका वी आई ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब आप वी और आई को प्रॉपर्ली प्लॉट करके आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के थ्रू आप कैसे बनाओगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है वही रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो स्लो जैसे कि नंबर 3 में बोल रहे हैं ना, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मतलब कोई भी, y मतलब वोल्टेज का कोई भी एक्सट्रीम वाला पार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट वाला लूँ 10.8, तो 10.8 लास्ट वाला लेते हैं और एक फर्स्ट वाला ले लेती हूँ 1.5। तो 10.8 में से 1.5 माइनस करते हैं और अपॉन नीचे भी वही वाले x2 मतलब 3.5 से मैं माइनस करूँगी 0.5, ठीक है। और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 9.3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 3.1। इतना ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका करेक्ट है कि नहीं। अब जैसे मैं लेती हूँ 9.3 डिवाइडेड बाई 3 ले लेती हूँ, तो इसका आंसर हमारा वही आ रहा है 3.1 ओम, ठीक है। नाउ 3 का तो बोल दिया, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, दैट इज रेजिस्टेंस। नंबर 4, व्हाई डज दिस ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से इसलिए पास होता है बिकॉज जो ओम्स लॉ है वो ये कहता है कि वी और आई जो है, मतलब वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ओरिजिन के थ्रू पास होगा। अब आते हैं सेक्शन ई में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, लिखा है अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इन आवर डेली लाइफ वी यूज 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन एंड स्फेरिकल। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकते हैं। In concave mirrors, reflection takes place from the inner surface, while in convex mirror, reflection takes place from the outer surface, that is bulging part से। तो नंबर 1 पूछ रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, नंबर बी है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर parallel to its principal axis. If this ray, after reflection from the mirror, passes through the principal axis from a point at a distance of 10 cm from the pole of the mirror, find the radius of curvature of the mirror. तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाती है। यहाँ बोल रहा है वो जो रे है वो कहाँ से होके जा रही है, वो पॉइंट जो पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी में, यानी कि हमारा फोकल लेंथ 10 है। तो ये मैंने लिख दिया फोकल लेंथ 10 है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f होता है। 2f मतलब 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। Now next question बोल रहा है an object is placed at a distance of 10 cm from the pole of a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position of the image, मतलब कि V पता करो। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब u दिया है, उसको हम माइनस में लेंगे, -10 हो गया। फोकल लेंथ दैट इज़ f, उसको भी क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर है तो वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है मतलब कि 15 है। अब हम v निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मिरर फॉर्मूला दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और ये सारे वैल्यूज़ हम डालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमारा आंसर आया v इज इक्वल टू 6 मतलब पॉजिटिव क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर से, मतलब बैक ऑफ द मिरर में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर। देखो अगर कोई मिरर वर्चुअल बनाए, इरेक्ट बनाए तो वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, बट वो केस में भी ये इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। और रे डायग्राम उसी का बोल रहा है टू शो द इमेज फॉर्मेशन, यानी कि कहीं पे भी कॉन्वेक्स मिरर के आगे हम एक ऑब्जेक्ट को रख करके और इसका इमेज बनाएंगे।
Now next question है, carbon is a versatile element that forms the basis of all living organisms. A large variety of compounds is formed because of its tetravalency, यानी कि valency 4 होती है. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements. Answer the following questions. पहला बोल रहा है water hydrocarbons, तो compounds which are formed only of hydrogen and carbons, और कोई नहीं बने इसके साथ में, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का ही जो कंपाउंड हो उसी को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. एक तो इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और दूसरी है टेट्रावैलेंसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स एंड नंबर 2 कीटोन. ये एल्डिहाइड का हो गया, ठीक है. और कीटोन में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ रखेंगे, बस यहाँ H की जगह R लिख देंगे, यानी कि दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए. वो भी मैं करके दिखा देती हूँ. ये इस तरीके से हम इसका दिखा देंगे यहाँ. फिर बोल रहे हैं, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. तो ये फॉर्मूला लिख देंगे. कैटलिस्ट इसमें H2SO4 है, ये भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है. H2SO4 कैटलिस्ट यूज़ किया, ये भी लिख दिया. Now next question है, what are structural isomers? Write the structures of 2 isomers of butane C4H10. तो structural isomers क्या हो गए, where atoms are completely arranged in different orders. और ब्यूटेन के आप 2 आइसोमर बना दोगे, एक ब्रांच में बना दो, एक चेन में बना करके दिखा सकते हो. ना आते नेक्स्ट में लिखा है, पॉलिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. अच्छा, इट इज़ एन इसेंशियल पॉलिनेटिंग एजेंट्स कैन बी विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. अभी हमको क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ए, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. मेन डिफरेंस होता है सेल्फ पॉलिनेशन में बिटवीन द सेम फ्लावर या फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स पे होता है. नंबर बी पूछ रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, दैट इज पेटल्स. एंड व्हाट हैपन्स टू दिस पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद में पेटल्स जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं. नाउ नंबर सी, define fertilization and what is the fate of ovules and the ovary in a flower after fertilization. So fertilization is the process of fusion of male gamete and female gamete. या हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये फ्लावर की बात हो रही है तो the nucleus of the pollen grain and the egg in the ovary of the female part of the flower, उनका फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जाइगोट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है, और ओवरी जो होता है वो फ्रूट बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जर्मिनेटिंग सीड विच पार्ट्स आर नोन एज फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट. मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडॉन. तो प्लूम्यूल इज कॉल्ड फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज कॉल्ड फ्यूचर रूट. और मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन. तो कॉटिलेडॉन का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो. सो यहाँ हमारा ये ख़त्म हुआ CBSE का पेपर सेट 3. और बाकी जो सेट है वो भी इसी टाइप के मेनली क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है. किसी का ऑर्डर चेंज है, किसी में 1-2 क्वेश्चन में MCQ की जगह नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया. पर ओवरऑल पेपर बहुत ईजी आया. जितने भी सेट्स है सारे मैंने देखे, बहुत ही ईजी आया है. एंड आई होप तुम लोगों ने भी अच्छे से किया है. मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि तुम लोगों ने कैसा किया, किसका आंसर तुम लोगों ने कुछ अलग लिखा है या गलत लिखा है. मुझे तुम लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. और अपने बाकी के पेपर्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना. ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. बाय बाय. जय हिंद.